So hello everyone. Today we will discuss a very important topic that is Election Commission of India. अब क्यों हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमीशन को लेके एक बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में, और इसने प्रीवियस जो बिल था 1991 का उसको रिपेल कर दिया है। यानी अब सब कुछ जो होगा वो इस बिल के अकॉर्डिंग होगा, दैट इज इट इज़ रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट, टू द देयर क्वालिफिकेशन एट्सेट्रा। देखेंगे हम सारा मुद्दा एक एक करके, सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली एक जजमेंट आई कि 5 जज ऑफ बेंच बैठे सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने रूल किया कि जो चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका, और प्लस जो अदर 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं, 1+2 का होता है ये, जिनमें से वन ऑफ दैम इज कॉल्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 आर इलेक्शन कमिश्नर, शैल बी मेड बाय प्रेसिडेंट। देखिए अभी तक क्या होता था, प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करता था, लेकिन अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्या सजेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो सजेस्ट क्या किया था कि अब प्रेसिडेंट के अपॉइंट करने से पहले उनका नाम कौन सजेस्ट करेंगे, एक कमेटी सजेस्ट करेगी जिसमें कौन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, कहाँ से, लोकसभा से, एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे चूजन बाय प्राइम मिनिस्टर। यानी प्राइम मिनिस्टर जिस भी कैबिनेट मिनिस्टर को और चुनेगा वो भी बैठेगा कमेटी में, सिलेक्शन कमेटी में। यही 3 व्यक्ति मिलके सिलेक्शन कमेटी के किसको चूज करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और जिनको अपॉइंट कौन करेंगे फर्दर, प्रेसिडेंट। लेकिन अभी तक क्या होता है, अभी तक क्या होता था कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते थे सिर्फ, ये 3 मेंबर का कोई सिलेक्शन कमेटी इसके लिए नहीं होती थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन में देखूं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि लीडर ऑफ अपोजिशन किसको कहेंगे, जिस भी पार्टी के पास 10% ऑफ द सीट होंगी लोकसभा की, उसे लीडर ऑफ द अपोजिशन कहेंगे। जैसे कि हमारी लोकसभा में टोटल सीट्स हैं करंटली 552 होती थी, जो 2 एंग्लो इंडियन है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रही, वो डिलीट कर दी गई 2020 से। तो 550 का 10% क्या बनेगा, अगर मैं इसका निकालूं तो ये 55 मेंबर्स होने चाहिए किसी भी एक पार्टी के पास, अगर उसको अपोजिशन की डेफिनेशन में जाना है, या अगर उसे लीडर ऑफ या उसे अपोजिशन पार्टी बनना है, कहाँ पे, लोकसभा में। तो करंटली मैं देखता हूं आज की लोकसभा में ऐसी कोई भी सिंगल पार्टी नहीं है जिसके पास 55 सीटें हों। तो क्या इसका मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होगा, इस कमेटी के लिए नहीं बैठेगा? नहीं। लेकिन साथ में ये बात भी इसमें अटैच है कि भाई अगर नो लीडर ऑफ अपोजिशन इज अवेलेबल, अगर कोई भी लीडर अपोजिशन का अवेलेबल नहीं है, द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ विल बी पार्ट ऑफ सच कमेटी। अगर किसी पार्टी, कोई भी पार्टी अपोजिशन में नहीं अवेलेबल हो पा रही अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके बाद कौन होगा वो व्यक्ति, वो वही व्यक्ति होगा जिसकी पार्टी सबसे सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट रहेगी। जैसे कि आज मैं देखूं, अगर कांग्रेस के पास अप्रोक्सीमेटली 50 एमपीज हैं, तो हम कह सकते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होंगे, कांग्रेस की तरफ से होंगे। तो वो व्यक्ति बैठेंगे किसके अपॉइंटमेंट के लिए, चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए। ऐसा क्यों जरूरत पड़ी कि ये चेंजेस लाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि देखिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कहाँ कहाँ के इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, और आपको पता है कि इलेक्शन जो है हमारे देश में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो बिल्कुल ही फेयर तरीके से होने चाहिए। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कौन कौन से सब्जेक्ट पे इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, दैट इज प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं वो, प्लस वाइस प्रेसिडेंट के, प्लस लोकसभा के, प्लस राज्यसभा के, प्लस एमएलएज के, प्लस एमएलसीज के। ये सभी जो इलेक्शन है वो कौन कंडक्ट कराती है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो पंचायत के इलेक्शन बचते हैं सिर्फ उनको ही स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है। इसके अलावा बाकी सभी इलेक्शन कौन कंडक्ट कराते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब बात आती है चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन इंडिया, हमारे जो संविधान है उसमें कहां पे मेंशन है, तो इट इज मेंशन इन 25th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 324 to 329 डील्स विद चीफ इलेक्शन कमीशन एंड देयर powers and what can the chief election commission can do and how is he will be appointed। तो ये सभी डील होते हैं इन आर्टिकल्स में। इट डील्स विद इलेक्शन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन ऑफ दीज मैटर। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324
द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन एंड 2 अदर इलेक्शन कमीशन इफ एनी एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। अब इसमें क्या होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 अदर इलेक्शन कमीशन होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि चीफ इलेक्शन कमीशन की पावर ज़्यादा है इन दोनों से, नहीं। जब भी किसी भी बात को लेके वोटिंग होगी, जिसकी तरफ भी 2 इलेक्शन कमीशन का झुकाव होगा, यानी जिस बात को लेके 2 इलेक्शन कमीशन एग्री होंगे, तो वो बात फाइनल हो जाएगी। अगर किसी भी इलेक्शन को लेके डिस्प्यूट वगैरह है, अगर कोई डिसीजन लेना है, तो जो भी 2 इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड करेंगे, चाहे ये दोनों हो, चाहे 1 चीफ इलेक्शन कमीशन हो और एक इधर से इलेक्शन कमिश्नर हो, जो भी 2 ज़्यादा वोटेज इधर होंगी वही डिसीजन मान्य होगा। और टेन्योर जो रहता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, या तो 6 साल या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज रहता है। मान लीजिए अगर चीफ इलेक्शन कमीशन 61 ईयर की एज में लगते हैं, तो उनके पास सिर्फ 4 साल का टेन्योर है, क्योंकि 4 साल बाद वो 65 ईयर्स के हो जाएंगे और वो रिटायर्ड हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए वो 59 ईयर के हैं, तब वो पूरा अपना टेन्योर पूरा कर लेंगे, और अगर 58 के हैं तब भी वो पूरा 6 साल का अपना टेन्योर कर लेंगे। यानी इन दोनों में से 6 और 65 ईयर में से जो भी पहले हो जाएगी उसकी एज, या 65 ईयर हो जाए या 6 साल का टर्म पूरा कर ले, उसके बाद वो रिटायर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद बात होती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे रिमूव हो सकते हैं इंडिया में से। तो उनको रिमूव कराने का प्रोसेस जो है वो सेम प्रोसेस है, सिमिलर टू द जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज को किन बेसिस पे निकाला जाता है, या तो अगर वो मिसबिहेव कर दे, या फिर इनकैपेसिटी हो। इनकैपेसिटी का मतलब है कि उनमें कैपेसिटी ही नहीं है डिसीजन लेने की, साफ पता चल रहा है कि क्या है डिसीजन, क्या आना चाहिए, कि साफ पता लग रहा है इस व्यक्ति ने मर्डर किया है और पूरा का पूरा मामला दिख रहा है, सबूत भी है, लेकिन फिर भी वो डिसीजन नहीं दे पा रहे सुप्रीम कोर्ट के जज। यानी इसी बेसिस पे चीफ इलेक्शन कमीशन को निकाला जा सकता है। इसके प्रोसेस में होता क्या है, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए रिमूवल प्रोसेस, तब जाके उनको निकाला जाता है। और करंटली जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं दैट इज राजीव कुमार, ठीक है, और ये हमारे करंटली जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। अब मेरा एक आपसे एक क्वेश्चन भी है, क्या आज तक इंडिया में कोई वुमेन भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही है, और अगर रही हैं तो उनका नाम क्या है और उनका टेन्योर कब से कब तक था। तो आई होप आपको चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की आपको समझ आई होगी। तो थैंक यू।